हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम सेल के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेल को कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो या वो प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी लिविंग थिंग है जो प्रकृति में, वो सारी की सारी सेल से मिलकर के बनी होती है। और हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ की जो पहली यूनिट होती है वो सेल होती है। जैसे कि एक जब हम दीवार बनाते हैं मकान की, उसकी यूनिट होती है ईंट। जब बहुत सारी ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है तब एक दीवार खड़ी होती है। बिल्कुल ऐसे ही जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है तब एक पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है सेल की। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है वो? क्योंकि वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देने का काम करती है। साथ ही साथ जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे जो ऑर्गन्स बने हैं वो भी सेल से बने हैं। और जब वो सारे के सारे ऑर्गन जब फंक्शन करते हैं तभी एक लाइफ का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। और जो पूरी की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो बॉडी में चल रही है वो सब कुछ भी किसके ऊपर डिपेंड है? सेल के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी ही सेल से बनी हुई है, तो पूरी लिविंग सिस्टम है वो किस पर डिपेंड है? सेल पर डिपेंड है। अगर सेल नहीं होती तो बॉडी नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। एक सेल को समझाने के लिए यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा फ्लो चार्ट यहाँ पर डाला है, उसको आप देख सकते हैं कि एक सेल होती है तो उसको सिंगल सेल को सेल ही कहा जाता है। लेकिन जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती है तो उनको टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाती है उसको टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो अब ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई एक सेल है, बहुत सारी सेल्स में वो डिवाइड हुई और डिवाइड होकर के उसने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया जो कि टिश्यू कहलाया। ठीक है, अब उस टिश्यू से एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना। मान लो कि वो ऑर्गन क्या है? लंग्स है। इसी तरह से जैसे लंग्स बने, लंग्स के साथ ही किडनीज बनी, किडनी के अलावा हार्ट बने, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स बने। जब ये सारे ऑर्गन एक सही तरीके से असेंबल हुए तो इन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट किया। ठीक है, जब ये ऑर्गन सिस्टम बना तो ये ऑर्गन सिस्टम ने जब वर्क स्टार्ट किया अपना तो एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए सबसे पहली जो यूनिट है वो कौन सी है? सेल। ठीक है, इसलिए सेल को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए, लाइफ की सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। ठीक, सेल आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब इस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का मीनिंग आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है लाइफ की? एक पर्टिकुलर सेल से हुई है, इसीलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अगर सेल नहीं होती तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते। ठीक है, और बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत सेल की स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने 1665 में ये बताया था कि सेल नाम का कोई स्ट्रक्चर होता है और उन्होंने ही इसको नाम भी दिया था सेल। ठीक है, अब सेल के लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कॉर्क का टीएस लिया था। कॉर्क मतलब जो कांच की बोतल्स के ऊपर ढक्कन बने होते हैं लकड़ी के, उसको कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, तो पहले के समय में क्या होता था, प्लास्टिक की बोतल्स तो यूज नहीं की जाती थी, तो कांच की बोतल्स के ऊपर कॉर्क का ढक्कन जैसा लगाया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने उस कॉर्क को लिया था और जो कॉर्क था उसका टीएस काटा और टीएस को उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, जो कि जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद डेवलप किया था, खुद बनाया था। और इस डेड कॉर्क टिश्यू को उसके अंदर देखने की कोशिश की थी। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो पूरी स्टडी की थी उसको अपनी एक बुक में पब्लिश किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। इसमें उन्होंने क्या देखा था
क्या था कि जो कॉर्क है उसको जब टीएस काट के देखा गया तो इस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट उसमें उनको दिखाई दिए थे। इन कंपार्टमेंट्स को ही उन्होंने, एक सिंगल कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया था सेल। ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट था उन्होंने बताया था कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मतलब जो हनी कॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता अगर आपने देखा हो तो उसकी एक जो पर्टिकुलर यूनिट होती है वो इस तरीके की दिखाई देती है। तो इस एक यूनिट को उन्होंने नाम दिया था सेल। ठीक है, और ये जो कॉर्क टिश्यू है या जो कॉर्क है ये किस प्लांट से मिलता है? कॉर्कस सुबेर नाम के एक प्लांट से मिलता है। रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने बताया कि भाई से कंपार्टमेंट ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको उन्होंने सेल नाम दिया था। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था वो डेड सेल का था। ठीक है, वो लिविंग सेल नहीं थी। लेकिन आगे जाकर के साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन लीवेनहॉक, उन्होंने, वो एक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था माइक्रोस्कोप में। ठीक है, उन्होंने भी खुद अपना माइक्रोस्कोप डेवलप किया था और उन्होंने बताया था कि सेल जो होती है लिविंग होती है। ठीक है, उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था और उन्होंने अपना जो सारा ऑब्जर्वेशन था वो अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो सेल के बारे में जर्मन साइंटिस्ट थे श्लीडन और श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। हम आगे सेल थ्योरी के बारे में भी देखेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो सारी की सारी लिविंग थिंग है, जो हमें प्रकृति में जितनी भी जीवित चीजें दिखाई देती है वो सब की सब किससे बनी होती है? वो सेल से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे जाकर के साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ विरचॉ। रुडोल्फ विरचॉ ने एक सेल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। उन्होंने कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूली। इसका मीनिंग होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब एक सेल जो पहले से ही प्रेजेंट है उससे ही आने वाली नई सेल का डेवलपमेंट होता है। अब ये तो पता चल गया था सेल के बारे में कि सेल नाम की कोई चीज होती है। फिर ये पता चल गया था कि भाई प्री एग्जिस्टिंग होती है या कोई ये लिविंग थिंग है। सारी चीजें तो पता चल गई थी, लेकिन अब इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने भी जरूरी थे। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन बातों को प्रूव करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मीट के टुकड़ों को उन्होंने बॉईल किया और उन मीट के टुकड़ों को अलग अलग बीकर्स में उन्होंने रखा। तो पहले बीकर में उन्होंने मीट के टुकड़े को रखा और इस बीकर को क्या किया, उन्होंने ओपन रखा। दूसरे बीकर में उन्होंने कॉर्क से उसको बीकर को सील करके इसमें मीट रखा। और थर्ड वाला जो बीकर था उन्होंने उसमें क्या किया, मीट रख करके उसको कपड़े से अच्छे से बांध दिया। ठीक है, फिर थोड़े दिनों के बाद उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने थोड़े दिनों बाद क्या देखा कि जो ओपन बीकर था या जो ओपन कंटेनर था उसमें क्या हुआ, मैगेट्स का फॉर्मेशन हो गया, मतलब छोटी छोटी इल्ली का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरा जो मीट जिस बीकर में रखा हुआ था जो कि सील था कॉर्क से, उसमें किसी भी तरह से कोई मैगेट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और थर्ड वाला जो बीकर था उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया कि इसमें भी बीकर के अंदर मगट्स का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था जो कपड़ा इससे बांधा हुआ था, इस कपड़े के ऊपर जरूर मगट्स का डेवलपमेंट हो गया था या इल्लियां इसके ऊपर पैदा हो गई थी। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से साबित करने की कोशिश की थी कि पहले से ही प्रेजेंट कोई ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू नई लाइफ का जनरेशन होता है। लेकिन इन्होंने जब दी थी ये थ्योरीज तो उस समय पे कुछ लोगों ने इनका विरोध किया था, कुछ लोग इनके अपोज में बोले थे, कुछ लोग इनके सपोर्ट में बोले थे। तो जॉन नीदम नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले से मौजूद किसी चीज से नई लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली डेवलप हुई है, मतलब खुद ब खुद पैदा हुई है। ठीक है, लेकिन लिजेरो स्प्लेंजानी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी का सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, पहले से ही प्रेजेंट कोई सेल या कोई ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू नई सेल का डेवलपमेंट होता था। तो ये दोनों अलग अलग थ्योरीज दी गई थी। इस थ्योरी को कहा जाता है एबायोजेनेसिस की थ्योरी, उसको कहा जाता है बायोजेनेसिस थ्योरी। तो ये बायोजेनेसिस थ्योरी में कहा गया कि भाई स्पॉन्टेनियसली डेवलपमेंट हुआ है लाइफ का, और जो बायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसमें कहा गया कि नहीं, पहले से ही कोई प्रेजेंट थी सेल जिसके थ्रू नई सेल का
डेवलपमेंट होता है। 1862 में लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसको स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहा जाता है या लुई पास्चर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक उन्होंने फ्लास्क लिया था, उसको कैसा शेप दिया, उन्होंने खुद अपने फ्लास्क को डेवलप किया था। उन्होंने उसको स्वान नेक के साइज में डेवलप किया था। देखिए स्वान की नेक जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें मीट का शोरबा बनाया था, मीट का सूप बनाया था, और उसको उन्होंने क्या किया था, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद में एक फ्लास्क को तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही रहने दिया था, उसको कुछ भी नहीं किया था, केवल बॉईल किया और रहने दिया। तो इसमें उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो किसी तरह के कोई बैक्टीरिया का या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह की किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने सेकंड फ्लास्क को देखा, जिसको उन्होंने इसी तरह से हीट किया था, लेकिन उन्होंने इस फ्लास्क में क्या किया था, उसको बीच में से उसकी नेक को ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से ये ओपन हो गया था, मतलब इसमें एयर के जाने आने की जगह बना दी थी। तो उन्होंने जब इसका ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि इस फ्लास्क में बैक्टीरिया का या जो मगेट्स था उनका डेवलपमेंट हो चुका था। फिर उन्होंने जो थर्ड वाला एक और फ्लास्क लिया था, उन्होंने उस फ्लास्क को क्या किया था, पहले उसको हीट तो किया था, हीट करने के बाद में इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया था। तो टिल्ट करने के कारण क्या हुआ, जो शोरबा था वो नेक के एंड तक आ गया था। एंड तक आने के बाद इसको वापस से सीधा कर दिया था। तो क्या हुआ था, इसमें जो था वो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ कि इस वाले फ्लास्क को भी कट नहीं किया गया, इसको भी कट नहीं किया गया, लेकिन इसमें मगेट्स का या बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस वाले में हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इन्होंने टिल्ट किया था तो यहाँ से आने वाली जो एयर थी, इस एयर में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इस शोरबे के साथ में इस पर्टिकुलर एरिया में इंटर कर गए थे। जबकि इस वाले में उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया था, उन्होंने उसको फ्लास्क को सीधा का सीधा ही रहने दिया था, जिसकी वजह से इसमें किसी तरह के कोई बैक्टीरियाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, और इस वाले फ्लास्क को तो उन्होंने तोड़ ही दिया था, तो आराम से इजीली एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकते थे। ठीक है, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू लुई पास्चर ने ये प्रूव किया था कि जो बायोजेनेसिस की थ्योरी है वो सही है। सेल की डिस्कवरी होने के बाद में और उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद में सेल थ्योरीज दी गई। तो सेल थ्योरी श्लीडन और श्रान नाम के दो जर्मन साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल बताया था इसमें। ठीक है, सेल थ्योरी में उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए थे, उन 6 पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। पहले पॉइंट में उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दे में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। मतलब सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, चाहे फिर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या वो मल्टी सेल्यूलर हो। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, ये हम पहले ही देख चुके हैं पॉइंट। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दे आर नॉट डिराइव फ्रॉम स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब कि लाइफ का या सेल का जो डेवलपमेंट है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू ही सेल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले से ये एक सेल प्रेजेंट थी, उसके थ्रू ही नई सेल का डेवलपमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि एनर्जी फ्लो ऑकर विद इन सेल से, मतलब एनर्जी का जो फ्लो होता है वो सेल टू सेल होता है, मतलब एक सेल है उससे दूसरी सेल में एनर्जी का फ्लो होता है इस तरीके से। ठीक है, फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेल टू सेल पास होती है, एक सेल से दूसरी सेल में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि ऑल सेल आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सभी में सेल्स का जो बेसिक जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होता है। आज के इस वीडियो में हमने सेल से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि सेल्स के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, सेल्स कितने टाइप की होती है, फिर सेल्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं उनकी भी डिटेल हम देखेंगे। सारी चीज़ों में हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।